नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपको 10 क्वेश्चन दिया जाता है। इसके अलावा अन्य इन्फॉर्मेशन जो भी होगा उसके बारे में बात करेंगे। इसी प्रोग्राम में टॉपिक ऑफ डे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कंसेप्ट चर्चा का विषय बना होगा उसके बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप के अनुसार जो जगह समाचार सुर्खियों में होगा उसके बारे में भी देखेंगे। आइए, करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि विराट कोहली किसके रिकॉर्ड को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये विराट कोहली कह रहा है कि भाई किसके। तो ऑप्शन दे रहा है कि कुमार संगकारा, ब्रेन लारा या जैक्सी कैलिस या रिकी पोटिंग। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। इस चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये ए हो जाएगा। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने क्या किया है कि 666 पारियों में 666 पारी में 666 पारी में इन्होंने 28,016 रन बनाया। लेकिन हमारे भारतीय क्रिकेटर यानी कि क्रिकेट जगत के जो है खिलाड़ी जो है वो विराट कोहली जो है, ये इन्होंने इनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और 28,068 रन बनाकर रिकॉर्ड तो तोड़कर ये दूसरे स्थान हासिल कर लिए। आपके मन में आ रहा होगा कि यार दूसरे स्थान जब हासिल कर लिए तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर वो सचिन तेंदुलकर हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, पहले स्थान पर पहला स्थान किसके पास है? तो सचिन तेंदुलकर के। इन्होंने 644 पारियों में कितने भाई? तो 644 पारी में इन्होंने 34,357 रन बनाकर ये भारत यानी कि विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको मिल गया 34,357। सीधे तौर पर अगर जो देखा जाए, विराट कोहली जो है टेस्ट में और वनडे और T20 में अपने ये रन इतना पूरा किए हुए हैं। अब विराट कोहली की बात करेंगे, ये कहाँ पर किए? तो भाई याद रखिएगा, बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा में इन्होंने 93 रन की शानदार पारी खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये भी याद रखिएगा आप। न्यूजीलैंड जो है उसी के खिलाफ इन्होंने 93 रन की शानदार पारी खेली और कुमार संगकारा जो है उनके रिकॉर्ड को तोड़ के दूसरे स्थान पर हासिल कर लिए। क्या भारत के वो खिलाड़ी यानी कि सचिन तेंदुलकर है, क्या इनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा? ये तो आने वाला समय बताएगा और ये भविष्य में देखते हैं वो कौन से खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को तोड़ देते हैं। इतना भी याद रखिए कि विराट कोहली जो है अभी तक 85 को शतक लगा चुके हैं और 230 जो है अर्धशतक लगाए हैं। ये भी याद रखिएगा। अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं। ये जो है आईपीएल की बात करेंगे। विराट कोहली आईपीएल में आरसीबी के तरफ से खेलते हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, इनको चीकू के नाम से जाना जाता है। कुछ ऐसे हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको उपनाम यानी कि हिट मशीन अगर जो हम बात करें तो वो रोहित शर्मा को कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है और कूल मैन जो है यानी कि माही को कहा जाता है। और टर्बोनेटर अगर जो बात करेंगे तो वो किसको कहा जाता है? तो हरभजन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको उपनाम कभी कभी हम लोगों से पूछ देता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे कुमार संगकारा। जो अलग करंट अफेयर से अलग इन्फॉर्मेशन था उसके बारे में हम आपको बताएं। चलिए, कहीं ना कहीं एग्जाम से अगर जो पूछ लेता है तो हम लोग यहाँ से बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस संगठन ने तीसरी पीढ़ी के MPATGM का सफलतापूर्वक फ्लाइट टेस्ट किया है? तो इसरो किया है, BEL किया है, कि HAL किया है या DRDO किया है? ये चार ऑप्शन दिया है, याद रखिएगा। ये जो है ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया और ये तीसरी पीढ़ी का जो है ये बनाया गया। तीसरी पीढ़ी का मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी याद रखना है। तो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल जो अभी बन के तैयार हुआ है और वो किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा किया गया है। यह एक मतलब छोटा सा मिसाइल है जो सेना क्या करेगी, कंधा पर लेकर उसको छोड़ सकती है। ठीक है, और इसके आ जाने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक हड़कंप मच गया है। ये भी याद रखिए। और इससे क्या होगा कि हमारी भारतीय सेना की एक मजबूती मिलेगी, जो कि युद्ध में यानी कि जो टैंक होते हैं उन टैंकों को क्षतिग्रस्त पहुंचाने के लिए देखा जाए। ये मान के चलिए कि ये टैंक है। ठीक है, यहाँ पर ये टैंक के जो निचले हिस्से होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, वो बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन ये हमारा जो मिसाइल है यानी कि ये जो है यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, ये क्या करेगी कि जब हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे
तो परवलयाकार में, जैसे कि ये वाला आकार में, ठीक है, ऐसे आकार में क्या होगा कि आके जो टैंक है उसके ऊपरी हिस्से में आकर गिरेगा, क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा जो होता है वो बहुत कमजोर, मतलब उतना कमजोर भी नहीं होता, निचले के अपेक्षा वो कमजोर होता है। तो ये मिसाइल जो है यहाँ से आकर क्या करेगा, यहाँ पर गिरेगा, तो कहीं ना कहीं दुश्मनों को टैंक जो होगी वो क्षतिग्रस्त होगी, और हम लोगों को क्या होगा कि कामयाबी मिलेगी, है ना जी। तो ये याद रखें। अब आपसे कहीं पूछ दे कि इसकी मारक क्षमता कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है, 2.5 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पर किया गया है, तो महाराष्ट्र के अहिल्या में, महाराष्ट्र के अहिल्या अहिल्या के रेंज में इसका थी, वहीं से लॉन्च किया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अहिल्या के रेंज में इसका परीक्षण किया गया है, ये बात याद रखना है। अभी आपसे पूछ दे कि डीआरडीओ की स्थापना कब होती है, तो ये भी आपको बता देना है कि 1958 में इसकी स्थापना होती है। डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष देखा जाए तो समीर समीर कामत जो है ये अध्यक्ष है। और अभी डिफेंस मंत्री कौन है, यानी कि देखा जाए रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ हम लोगों की जानकारियां रही, ठीक है। और एक बात याद रखिए, पूर्णतः स्वदेशी है, ठीक है। और दागो और भूल जाने का मतलब होता है कि एक बार छोड़ देने के बाद, यानी कि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, जो तकनीक ऑपरेटर होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एक बार इसकी दिशा निर्देश जब तय हो जाती है तो वो अपने मिशन पर ही जाके गिरेगी, क्योंकि इसमें थर्मल रडार और इंफ्रारेड और सेंसर लगा हुआ होता है, जिसके चलते ये क्या होगा कि अपने टारगेट पर ही जाकर गिरेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ जानकारियां देखें, हमारे क्वेश्चन जो था उसका आंसर देखें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, कर कि भारत द्वारा हाल ही में एक अनावरण किया गया कि ब्रिक्स प्रेसिडेंस 2026 लोगो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका एक प्रतीक है। आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, आर्थिक प्रभुत्व या राजनीतिक एकता या राजनीतिक एकीकरण या विविधता में एकता, जो है ये आपसे पूछ रहा है कि बताइए। देखिएगा, जिस समय की बात करेंगे, जिस समय अमेरिका दुनिया भर में टेरिफ का तलवार चला रहा था, यानी कि जिस समय अमेरिका दुनिया भर में टेरिफ का तलवार चला रहा था, वहीं पे भारत जो है क्या कर रहा था कि ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अमेरिका, हमारे भारत जो था एक विकास, एक समावेशी और एक रणनीति के रूप में उभर के सामने आया, और ये ब्रिक्स की अध्यक्षता है भारत के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि 2026 में इस ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपसे क्वेश्चन ऑप्शन पूछ रहा है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विविधता में एकता की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, सबसे पहले जानते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन जानते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या, ठीक है। ये जो देखिएगा, पहले ये जो था ब्रिक्स जो है पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2006 में, कब भैया, 2006 में इसकी नींव रखा जाता है, ठीक है। 2006 में जब इसकी नींव रखी जाती है, और इसकी पहली सम्मेलन जो है 2009 में किया जाता है, कहाँ पे, तो रूस में किया जाता है। तब तक तो ये ब्रिक ही था, लेकिन 2010 एक समय आता है, 2010 में क्या करता है कि इसमें ब्रिक्स शामिल, यानी कि साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है, तब ये जाकर बन जाता है ब्रिक्स, ठीक है। तो 2010 में कौन आता है, तो साउथ अफ्रीका शामिल होता है। तो आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रिक्स में पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता, अब वो ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है, तो साउथ अफ्रीका वो कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ये अपना बात याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है, तो 2010 में शामिल हुआ है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें जो है ब्रिक्स जो है, यानी कि ब्रिक्स में जितने भी देश हैं, वो लगभग विश्व के 49% जनसंख्या है इनके पास। कितना भाई, तो विश्व के 49% क्या है कि जनसंख्या इनके पास है। और पूरे विश्व के जीडीपी की अगर जो हम बात करें, तो ब्रिक्स जो है अकेला 29% इनके पास जीडीपी है, और विश्व के 23% जो है ये ब्रिक्स देश जो है व्यापार करते हैं, ये भी याद रखिएगा,
ठीक है। अब ये जब ब्रिक्स की बैठक भारत में हो रही है, तो भारत में हो रही, तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है, उनको ये कहीं न कहीं चिंता सता रहा है कि ये ब्रिक्स के जो देश है, भारत में जो अध्यक्षता चल रही है, भारत जो अध्यक्षता कर रहा है, तो ये कहीं न कहीं है, ये कहीं रणनीति कोई ना बनाए। इसीलिए भारत जो अमेरिका जो है, वो पहले ही डरा दिया है कि अगर ब्रिक्स के समझौता अध्यक्षता भारत कर रहा है, अगर ये ब्रिक्स मुद्रा किसी भी प्रकार के अपने में समझौता करके ये लोग जारी करता है, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पहले ही उनके धमकी भरी मैसेज चारों तरफ वायरल हो रही है। ट्रंप साहब की बात करेंगे। भारत पर अमेरिका जो है 50% का टैरिफ लगा दिया है, ठीक है? 50% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका अन्य देशों पर भी अपना जो है टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है? लेकिन भारत पर अभी फिलहाल जो है 50%। अगर ये लोग समझौता करके अगर ये ब्रिक्स मुद्रा जारी कर देते हैं, तो अमेरिका पहले ही कह दिया है कि हम जो है, अगर जो लगाने के बाद ये लोग जारी कर लेता है, तो हम 100% टैक्स लगा देंगे, ठीक है? अमेरिका की तरफ से धमकी दिया जाए। तो क्या ये जो है, ये जो है धमकी भरी जो मैसेज है, क्या हमारी भारत सरकार इससे डरेगी कि नहीं डरेगी, ये आगे की बात है। लेकिन भारत सरकार यानी कि भारत चाहता है कि कम से कम हम डॉलर में व्यापार करें। भारत और रसिया के बीच जो व्यापार होता है, रुपए और रूबल में होता है। ये भी आपको क्या करना है कि याद रखना है, ठीक? अब ध्यान से सुनिएगा कि अब ये हमारे ब्रिक्स देश है, यानी कि इसमें जो है 2024 की बात करें, 2024 में जो है 4 देश और शामिल हो गए थे इसमें, ठीक है? 4 देश और शामिल हो गए थे, ये भी आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अब इसमें जो है विकासशील देश की बात करेंगे, सॉरी, विकसित जो देश है, वो विकसित देश को डब्ल्यूटीओ के तरफ से या आईएमएफ के तरफ से या डब्ल्यूटीओ, और उसके बाद जो है आपका आईएनएससी के तरफ से क्या किया जाता है कि लोन प्रोवाइड कराया जाता है, एक सस्ते दरों पर लोन मिलता है और वो अपने देश को विकास करते हैं। क्या भारत ऐसे करेगा? तो भारत जो है, इस अध्यक्षता में कहा गया कि हम लोग जो है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे कि लोन लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी दबाव दिया जा रहा है कि आप जो है हमको भी ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तुम्हारे पापा से बात करना पड़ेगा। उसके पापा जो है नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी से जब बात करेगा, मोदी जी एक ही बात कहेंगे कि जाके तुम लोग चड्डी पहनो, पहले पोंटा ओटा लगा के सब चला आता है, जाके पंचर उंचर सटना शुरू करो, ठीक है? तो मोदी जी इस अभी जो है, इसका अभी तो पाकिस्तान का कोई शामिल होने का कोई समस्या अभी सामने नहीं आ रही है। लेकिन बस इतना याद रखिए कि कोई भी देश अगर जो ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है, तो उसकी आर्थिक क्या है, उस देश में विकास की भागीदारी क्या है, उसकी आर्थिक आकार क्या है, उसके बाद देखा है उसकी लोकतंत्र जो है वो कितनी मजबूत है, राजनीतिक सत्ता उसकी कितनी मजबूत है, ठीक है? उसके बाद इस ब्रिक्स में जितने भी देश है उनकी सहमति बन जाती है, तब जाके वो क्या करेंगे, इसमें शामिल होंगे। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन हेनले पासपोर्ट की बात कर रहा है। करेक्ट। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत की वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग क्या है, यानी कि दुनिया भर की बात करेंगे। अगर जो हम भारत से अगर जो हम बाहर जाते हैं, तो सीधे तौर पर याद रखिएगा, नहीं आपको भारत से बाहर अगर जो हम किसी दूसरे देश में भी जाते हैं, तो सीधे तौर पर याद रखना है आपको कि आपको जो है वहाँ पर ना आधार कार्ड चलेगा, ना पैन कार्ड चलेगा, ना ही वोटर आईडी कार्ड चलेगा। वहाँ पर क्या होता है कि पासपोर्ट चलता है, पासपोर्ट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये हमारे भारत सरकार के द्वारा से आम नागरिक जो होते हैं, जिनको पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको जारी किया जाता है, भारत सरकार देती है, और वो पासपोर्ट लेकर हम लोग किसी दूसरे देश में जा सकते हैं, ठीक है? अब ये भारत जो है पासपोर्ट बनाती है, सॉरी, पासपोर्ट हम लोगों को मिलता है। पासपोर्ट मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में अगर जब मान के जाना है, तो वो देश जो है हमको वीज़ा देगी। क्या देगी भाई? तो वो वीज़ा हमको देगा, तब हम उस देश में जा सकते हैं। यानी कि हमको मान के चले कि अमेरिका में जाना है, तो जब तक ले अमेरिका जो वीज़ा नहीं देगा, तब तक हम नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग क्या होता है, हर हर जो देश होता है उसका एक राजदूत जो होता है, एम्बेसडर जिसको बोला जाता है, वो हर देश में रहता है। तो वहाँ पर हमारी पासपोर्ट जाएगी। पासपोर्ट जाने के बाद जाँच पड़ताल होगा।
पूछेगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। पूछने के बाद क्या करेगा, कहेगा कि लाओ पैसा, पैसा वैसा लाएगा, हमारा देश में जाएगा तो तुमको फ्री में थोड़े जाने देंगे, पैसा वैसा लेगा तब न जाने देगा। उसके बाद तुम जाओ, घूमो फिरो या कमाओ, जितना दिन का उस वीजा पर मुहर लग जाएगा कि आपको इतना दिन रहना है, उतना ही दिन आपको वहाँ पर रह के वापस आ जाना है भारत में। ठीक है, ई ना कि जाके वही कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री या चाय वही के या मसाला के दुकान, मछली अंडा बेचने लगना बैठ के वही। ठीक है, चलिए। तो ये जो है, अब ये कहा जा रहा है कि पासपोर्ट रैंकिंग की बात आई है, थोड़ा सा हम लोग इन पासपोर्ट रैंकिंग में भारत के स्थान जो है वो कौन सा हो गया है, तो 80 है। ठीक है, इस रैंक के स्थान पर भारत जो है 80 हो गया है। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि पहला स्थान कौन है, तो पहला जो है याद रखिएगा, पहला स्थान जो है सिंगापुर का है। सिंगापुर है, उसके बाद जापान है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। मतलब एक ही रैंक पर देखा जाता है कि 2, 3, 4 देश भी हो जाते हैं, लेकिन हमारे प्रथम स्थान पर सिंगापुर में। सिंगापुर में जो होता है 192 जो है, याद रखिएगा, सिंगापुर 192 देशों में क्या हो सकता है, ये फ्री जा सकता है, यानी कि वहाँ पर इसको वीज़ा नहीं लगेगा और 192 देशों में ये घूम सकता है। तो आपके मन में आ रहा कि सर ये तो फ्री में घूम रहा है। जापान भी है भाई, जापान, जापान में ये भी जो है लगभग 190 देशों में ये क्या फ्री घूम सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। ठीक है, तो आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोग भी घूमेंगे। हाँ बाबू, तुम लोग भी घूमेगा, तो तुम लोग कहाँ पर घूमेगा, तो याद रखना है तुम्हारा रैंक 80 है, लेकिन तुम लोग 55 देश में फ्री में घूम सकता है, यानी कि वीजा जो है वहाँ पर वीजा मुक्त है, यानी कि आप वहाँ पर बगैर वीजा के जा सकते हैं 55 देशों। आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोग कुछ पड़ोसी देश के बारे में भी जान जाए, यानी कि हम बात करेंगे चीन की। चीन का क्या है इस रैंकिंग में, तो 59 है। और यह जो है कितने देशों में वीजा मुक्त है, यानी कि कितने देशों में जा सकता है, तो 81 देशों में ये घूम सकता है। अब आइएगा नल्ला पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। ये जो है पाकिस्तान जो है इसका रैंकिंग देखा गया तो कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। तो 95 इसका रैंक है, सॉरी 98, 98 इसका रैंक है। और यह जो है 31 देशों में घूम सकता है वीजा, बिना वीजा के। ये तो जाएगा तो सब तो बमे उमे बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिएगा आपके सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन है, ये आपको देखना है। तो लास्ट पोजीशन पर एक से एकवा स्थान रखा है अफगानिस्तान। ठीक है भाई, तो ये अफगानिस्तान जो है एक से एकवा स्थान है, और ये कितने देशों में घूम सकता है ये भी आपको याद रखना है। तो ये 24 देश में घूम सकता है। अब नेपाल की बात करेंगे, नेपाल की क्या रैंकिंग है, तो नेपाल जो है वो 95 इसका रैंकिंग है, ये 35 देश में घूम सकता है। कहीं न कहीं कि आपका पाकिस्तान से भी इसका अच्छा प्रदर्शन है और घूमने वीज़ा मुक्त में। और उसके बाद देखा जाए कि आपका अफ़गानिस्तान से भी है। तो ये हमारे पास कुछ जानकारियाँ रहीं, जो देश क्या है, क्या नहीं है उसकी स्थिति, उसके हिसाब से हम लोग देखें। ठीक है? तो भारत का इसमें रैंकिंग क्या है वो आपको याद रखना है, और ख़ास कर कर कुछ पड़ोसी देश हैं, उस पड़ोसी देश को भी आपको याद रखना है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा 5 नंबर हो गया, 5 नंबर सॉरी, 5 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है कि जनवरी 2026 में केरल के द्वारा शुरू की गई कि ई-आर-ओ-नेट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य श्रेणी के मतदाताओं के लिए चुनाव सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाने की ये बात कह रहा है। ठीक है, देखिए, यह जो होता है एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये वेब आधारित एक प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म का क्या है, क्या किया जाता है, जो मतदाता सूची जो होता है उस मतदाता सूची में एक पारदर्शिता लाने की बात कहा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति का नाम कट गया है या फर्जीवाड़े तरीका से जो लोग वोटिंग वगैरह कर रहे हैं उन पर ये क्या किया गया है, रोक लगाया गया। इसकी शुरुआत कब होती है, तो ये भी याद रखना है, 2008 में शुरू, सॉरी 18 में शुरू किया जाता है, और केरल गवर्नमेंट के द्वारा यह शुरू किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको देखेंगे एक व्यक्ति होता है, वो मान के चलिए कि यहाँ दिल्ली में वोटिंग किया, उसके बाद वो चला गया पटना में भी किया, अब गोरखपुर में भी किया वोटिंग, तो एक व्यक्ति कई जगह तक ले वोट दे देता है। इसी पर जो है ये केरल सरकार ने एक वेब आधारित
पोर्टल लॉन्च किया, उसके द्वारा क्या किया, सत्यापन किया जाएगा, जांच पड़ताल किया जाएगा। ये भी आपको बात याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। भारत में देखा, सॉरी, बिहार में देखा जाए एसआईआर कराया गया, उसमें देखा गया कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया था। ठीक है, अब नए कैंडिडेट का भी नाम उसमें जोड़ा गया था। तो ये भी है, केरल में ऐसा ही किया जा रहा है, यानी कि फर्जीवाड़ा और पारदर्शिता को कैसे लाया जाए सामने, उसी के बात किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी याद रखना। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पांचवा एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो याद रखिएगा ये कारगिल में किया गया। कारगिल जब आता है तो आपके मन में एक बात आती है, कारगिल। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 1999 में इस कारगिल का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखा गया कि आईटीबीपी और लद्दाख स्काउट जो है उसके द्वारा ये खेल खेला गया, जिसमें आईटीबीपी जो है आइस हॉकी का विजेता बना हुआ है। ठीक है, आईटीबीपी, आईटीबीपी जो है ये क्या है भाई, विजेता बना है। ठीक है, आइस हॉकी की शुरुआत कहां पर होती है, सबसे पहले तो याद रखिएगा कनाडा में शुरू होता है। ठीक, चलिए, पंजाब में दिया दी लाहौरी मनाने का उद्देश्य क्या है, आपके सामने जो है ये बोल रहा है कि बताइए कि मनाने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर देखा जाए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फसल के त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए, या वित्तीय वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए, या महिलाओं की खेल उपलब्धियों को जश्न मनाने, या नवजात बेटियों के जन्म के सम्मान के लिए। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि नवजात बच्ची जो जन्म लेती है तो यहाँ के लोग जो है जश्न मनाते हैं। ठीक है, यानी कि लोग जश्न मनाते हैं कि हमारे घर में क्या हुई, बेटी आई। लेकिन आज भारतवर्ष में देखा जाए कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि बेटी को क्या करते हैं कि गर्भ में ही मार देते हैं, यानी कि गर्भपात करा देते हैं और भ्रूण हत्या कर देते हैं। लगभग देखा जाए 1990 के दशक की बात करेंगे, 1990 के दशक में 1 करोड़ था मामला, ये 1 करोड़ सामने आया था। ये एक डाटा पेश नहीं करता है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ थे, उनका अनुमान लगाना था कि लगभग 1 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं यहाँ पर उनकी भ्रूण हत्या और गर्भपात करा दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक औसतन निकाला गया कि हर साल देखा गया कि यानी कि 50 से 55 हजार जो होता है वो भ्रूण हत्या और गर्भपात करा दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग बेटियों को मार देंगे, जब किसी की देख, बेटी जो बेटा होता है बड़ी माने बड़ी भाग से होता है, लेकिन बेटी जो होती है बड़ी सौभाग्य से होती है, ये आपको बात याद रखना है। आपको बेटी चाहिए, यानी कि माँ चाहिए, और उसके बाद क्या है कि आपको एक सुंदर पत्नी चाहिए और बहन चाहिए। बेटी आखिर क्यों नहीं चाहिए। लोग आज दिन पर दिन देखा जा रहा है कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद बेटी को मार दे रहे हैं गर्भ में, उसकी क्या दिक्कत, उसके क्या गलती है। गलती तो तुम्हारे पिता की गलती है। ठीक है, तो वो उनको आज मार दिया जा रहा है, और मारने के बाद देखा जाए तो आज हमारे भारतवर्ष में देखा जाए, कहीं रेशियो देखा जाए तो वो हरियाणा का देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कम आपको रेशियो देखने को मिलेगा। 2011 के जनगणना के अनुसार देखा गया कि बेटियों की जनसंख्या जो है बेटों से कम हो गई है। तो ये सब कुछ देन है किसके लिए भाई, तो ये हो जाता है कि भ्रूण हत्या करा दिया जा रहा है। लड़का के चक्कर में लड़कियों का हत्या होते जा रही है, वो भी कहाँ, भ्रूण हत्या हो रहा है। और वो खुद कौन कर रहा है, एक माँ बाप मिलकर कर रहा है। बगैर बाप और माँ के मिलने से भ्रूण हत्या नहीं हो सकता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना। भ्रूण हत्या पिता की दोषी है, भ्रूण हत्या पिता दोषी है, माँ की तो मजबूरी थी। भ्रूण हत्या पिता दोषी है, माँ की तो मजबूरी थी। लांछन पीड़ा सह लेती है माँ, जीने की तो मजबूरी थी उसकी। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिएगा कर भारत का प्रतिनिधित्व G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल और मीटिंग 2026 में वाशिंगटन डीसी में किसने किया है। ऑप्शन नंबर देखिएगा, नरेंद्र मोदी, अश्नव वैष्णव, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इतना बात याद रखिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो ये भारत जो है G7 क्रिटिकल में ये कहाँ पर हो रहा है, ये भी आपको याद रखना है। तो अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। तो ये भारत की तरफ से इसमें बैठक में शामिल कौन हो रहा है, तो याद रखिएगा इसमें भारत की तरफ से शामिल हो रहे हैं अपना कौन, तो ये अश्वनी वैष्णव जो है इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। यानी कि अमेरिका के वित्त मंत्री जो है बेसेंट, स्कॉट बेसेंट, याद रखिएगा स्कॉट बेसेंट जो है, इन्होंने इनके अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश के वित्त मंत्री भी यहाँ पर भाग लेंगे। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है। अब एक समय था कि यहाँ पर हथियारों की जंग, हथियारों की लड़ाई चलती थी, लेकिन अब देखा जाए हर देश जो है यानी कि खनिज के लिए लड़ाई करना अब शुरू होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। खनिज के मामला में चीन अगर जो देखा जाए, अगर जो हम बात करेंगे कि यानी आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें आप देखे होंगे कि 17 धातु की बात, 17 धातु खनिज जो होते हैं, धातु, उनके बारे में बात किया गया। ठीक है। ठीक है। तो रेयर अर्थ जो होते हैं उन 17 धातुओं को मिलाकर एक रेयर अर्थ मिलता है। ठीक है, बनता है। इस एरिया अर्थ में क्या होता है कि सभी देश जो है, जिस देश में जिस खनिज की कमी होती है वो खनिज क्या करता है कि एक लिस्ट निकालता है और लिस्ट जारी करता है कि हमारे देश में ये चीज की कमी है, इस खनिज की कमी है। तो कहीं ना कहीं अब हर देश में ये संकट सामने आ रही है। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो चीन जो है प्रथम स्थान बनाएगा खनिज के मामला में, चीन। अब भाई क्यों है भाई, चीन के पास क्या है, तकनीक है भाई, टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से मशीनें हैं। ये सबसे पहले बात है, ये जो जमीन वगैरह से जब मिनरल्स जब यानी कि खनिज जब हम खुदाई करके निकालते हैं, तो निकालने वक्त क्या होता है कि बड़ी बड़ी मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद उसके शुद्धिकरण किया जाता है, तब ये जाकर प्राप्त होता है। तो जिसके पास मशीन होगा वही तो करेगा ना। तो अब हर देश के क्या है, एक समस्या सामने आ गई है कि भाई कि हमारे देश में इस चीज की कमी है। तो वो सभी देश क्या करते हैं, मिलजुल कर एक लिस्ट निकालता है। ठीक है। तो वो लिस्ट निकलता है तो कमी दर्शाता है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो सुनो बताते हैं। कहने का मतलब कि तुम लोग दो आदमी हो, दो घर में खाना बन रहा है, तो तुम बनाया डीबीसी और वो बनाया कि मुर्गा उर्गा चाहे पनीर और बनाया था। डीबीसी का मतलब होता है दाल भात चोखा। ठीक है। तो तुम बनाया, तो कहने का मतलब है कि तुम तो अपना बता दिया कि मेरे पास नहीं है, हम ये बनाए हैं, और वो बेचारा क्या है एकदम मुर्गा पनीर खा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के जान गए ना कि उसके पास नहीं है, इसके पास है। ठीक है। तो वही है, हर देश क्या करता है कि अपना अपना एक रिकॉर्ड जारी करता है और रिकॉर्ड जारी करने के बाद ये बात बताता है। ये भी आप याद रखिएगा कि आज जो हम लोग टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, यहाँ तक लेके स्पेस जो होता है, जो रॉकेट वगैरह सब भेजी जाती है या अंतरिक्ष में जो भेजा जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोबाइल के जो स्क्रीन होता है उस पर ये जो जो खनिज जो हम लोग धातुई खनिज जो है उसका जो खोजी किया जा रहा है वो सब आपको रेयर अर्थ में अब हो गया है। ये भी आपको याद रखना, उसकी कमियां धीरे धीरे होती जा रही है। ठीक है। तो सबसे आगे कौन है, तो चीन है, ये आपको याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 83वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2026 में किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा पुरस्कार मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि ए हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम 2026 के अनुसार राष्ट्रीय खेल निकायों के सामान्य निकाय में कम से कम कितने उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को शामिल होने की बात कहा गया है, तो 4। इसमें कहा गया है, इसमें 4 खिलाड़ी शामिल होंगे और साथ ही साथ इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है, 50% महिलाओं की इसमें भागीदारी होगी। और इसमें कहा गया है कि खेल में पारदर्शिता लाने की बात किया गया और ये समय यानी कि 2026 में जो नियम चेंज हो रही है उस नियमों को पालन करना है और खेल में पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपसे पूछ लेगा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है। आप चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हमारे टॉपिक ऑफ डे में क्या कह रहा है, ये देखिए। टॉपिक ऑफ डे में समाचार में क्या है, ये बात कह रहा है। पार्ट 1 हम लोग देखे हुए हैं। चलिए, कह रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत जो है, मनरेगा मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 1/3 लाभार्थी महिला होनी चाहिए। इसमें जो भी मनरेगा में कार्य करते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए मनरेगा का सबसे ज्यादा कार्य किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो उस काम जब चालू किया जाता है तो उसमें 1/3 महिला होना चाहिए।
एक तिहाई लाभार्थी महिला होनी चाहिए, जिसमें से लिंग समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होना चाहिए। यानी कि लिंग समावेश के यानी कि वो पुरुष हो या महिला हो या ट्रांसजेंडर हो, उसके साथ भेदभाव किसी भी प्रकार के नहीं होना चाहिए। ये भी बात आपका करा और आर्थिक सशक्तिकरण होना चाहिए। कर वन क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय परिवार जिनके पास निजी संपत्ति नहीं है, वह जो है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमि अतिरिक्त रोजगार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि वन यानी कि आपका जो वन क्षेत्र में जो रहते हैं, यानी जंगलों में जो लोग रहते हैं, आदिवासी लोग की बात कर, उनके पास अगर जो किसी भी प्रकार की संपत्ति नहीं होती है, तो इस अधिनियम के तहत उनको क्या होगा कि रोजगार और लाभ प्राप्त करने का अधिकार है, यानी भूमि अर्जन में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य अपनी निधियों का उपयोग करके 100 दिन से अधिक रोजगार प्रदान कर सकता है। माने राज्य क्या करता है, अपने निधि से क्या करता है, 100 दिनों का लोगों को रोजगार दे सकता है, जिसमें से स्थानीय जो है लचीलेपन में क्या होगा, वृद्धि होगा। ये भी याद रखना। चलिएगा, प्रोजेक्ट 19 प्रत्येक परिवार को व्यक्ति को आंशिक रूप रोजगार से पूर्णकालीन रोजगार में हस्तांतरित करने के लिए प्रशिक्षित करता है और 100 दिनों के लिए एक छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिसे केंद्र सरकार पूरी तरह से वित्तीय पोष करती है। आगे देखें हम लोग क्या कहता है इसमें, कह रहे कि क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट 117 आकांक्षी जिलों में और 250 ब्लॉकों में ग्रामीण आजीविकाओं को बढ़ाने के, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो जीविकापार्जन के लिए जो काम उन करते हैं, उन लोगों के लिए ये कहा गया है कि हम 117 जिले और 250 ब्लॉकों में हम ये लागू करेंगे। CSR सरकारी कार्यक्रम और परोपकारी संगठनों का सहयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, वेयर फूड टेक्नीशियन और स्थानीय श्रमिकों को सिविल इंजीनियर और कौशल माप के अनुमान और निर्माण निरीक्षण के लिए 90 दिन के प्रशिक्षण देता है और अंग्रेजी और हिंदी मॉड्यूल में शामिल होगा। ये जो है यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी कार्य वगैरह करता है, उस कार्य के सबसे पहले है उसको मुआयना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो क्षेत्र कैसा है, कि बाढ़ वाला क्षेत्र है, यानी कि भूस्खलन क्षेत्र नहीं है, यानी ये सभी क्षेत्र देखने के बाद वहां पर क्या होगा कि काम किया जाएगा और 90 दिनों का प्रशिक्षण देता है यहाँ पर, वो मतलब आपसे अवगत किया जाएगा। ठीक है, पहले ही मनरेगा 2005 के तहत प्रत्येक जिले में जो है ओम्बडसपर्सन नियुक्त किए जाते हैं, जो शिकायतों का निवारण और जांच और पुरस्कार जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी याद रखना है। नागरिक ई शिकायत पर भौतिक रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और रसीद प्रदान की जा सकती है। अगर आपको मनरेगा संबंधित कोई भी शिकायत अगर जो दर्ज करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं कि ई शिकायत भौतिक पर जाकर शिकायत करिए और आपको एक प्रमाण के रूप में आपको एक रसीद भी मिलेगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई अधिकारी या कर्मचारी जो है आपको नहीं सुनते हैं, तो फिर आप उनके ऊपर कंप्लेन कर सकती हैं। ठीक है, सामाजिक ऑडिट ग्राम सभाओं द्वारा आयोजित किया जाएगा, यानी कि आयोजित किया जाएगा, जिसमें कार्य व्यय दस्तावेज समीक्षा कर पारदर्शिता और सक्रिय प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। ये मतलब जो है सामाजिक ऑडिट जो है ये ग्राम सभा लगाकर, यानी गांव-गांव में ग्राम सभा लगाया जाएगा और ग्राम सभा लगाकर ये कागज जो है, यानी हमारी दस्तावेज जो है उसको पारदर्शिता यानी कि जांच पड़ताल किया जाएगा। आधार आधारित भुगतान प्रणाली लाभार्थियों को सीधे वेतन भुगतान निश्चित करती है, जिससे धोखाधड़ी और देरी कम हो। यानी कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर जो कार्य करता है मनरेगा संबंधित में, तो उन लोगों को पेमेंट जो होगा हम किसी ठेकेदार, ठीक है, ठेकेदार के थ्रू हम नहीं देंगे या मुखिया वगैरह जो होते हैं उनको हम नहीं देंगे। डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि आपकी जो आप काम किए होंगे उसके हाजिरी हमको मिलेगा। हाजिरी मिलने के बाद क्या किया गया, आधार से संबंधित ये बार तो सभी बैंक जो है जुड़ा हुआ है, हम सीधे हम क्या करेंगे, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, जो लाभार्थी है, उनको डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि धोखाधड़ी से बच सकें। और जो देरी होता है, यानी कि आज काम किए, काम करने 10 दिन के बाद आपको पैसा मिलता, वैसा नहीं होगा, वो तुरंत आपके अकाउंट में जाएगा। करके जियो मनरेगा इसरो और एनआरएससी और एनआईसी के सहयोग से योजना के तहत बनाया गया है। यानी कि ये जो मनरेगा की जो नए टेक्नोलॉजियाँ जो बनाई जा रही है, उसमें जियो मनरेगा इसरो और
यूएनएससी और एनआईसी के सहयोग योजना के तहत बनाया जाएगा। इसी से संपत्तियों को ग्राम पंचायत स्तर पर जियो टैग कर सकता है, जियो टैग करता है। जन्म देखिएगा, जनमन रेगा एक बहुभाषी मोबाइल ऐप उपस्थित वेतन स्थिति संपत्ति का स्थान फीडबैक, यानी कि कहने का मतलब एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। उस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप जो आपकी उपस्थिति यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं उसकी उपस्थिति क्या होगी, आपकी वेतन कितना मिलेगा, वेतन कब आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप उस मोबाइल के जरिए शिकायत भी दर्ज कर सकती है और आप फीडबैक भी दे सकती है कि हाँ हमारी सरकार जो योजनाएं चलाई है उस योजनाएं से हमें बहुत लाभ मिली है, यानी कि आप फीडबैक दे सकती है। चलिएगा, नरेगा सॉफ्ट एक वेब आधारित MIS सभी गतिविधियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन केंद्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर रिकॉर्ड करता है। ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ हमारे टॉपिक ऑफ डे में भी देख लिए, करंट अफेयर्स का भी देख लिए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर के पश्चिमी भाग सिंध नदी जो है हमारा भारत और गंगा के मैदान की बात कर रहा है। तो कर के पश्चिमी भाग सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा नियंत्रित होती है। पश्चिमी भाग जो होता है, पूर्वी भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा अनेक हिमालय नदियों से निर्मित है। यानी कि हमारा भारत की जो पूर्वी भाग है गंगा गंग जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और अनेक हिमालय नदियों से क्या है वो निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मौसम, बाढ़, मृदा और पोषक तत्वों को पुनर्स्थापित करती है और किंतु आपदा प्रबंधन की चुनौतियों भी उत्पन्न होती है। यानी कि इस मौसम में देखा जाए पोषक तत्व तो मिलता है लेकिन बाढ़ से भी हमको चुनौतियां देखने को मिलती है। आगे देखिएगा, उच्च भूजल स्तर सिंचाई आधारित कृषि, यानी कि इस क्षेत्र में जो हमारे सिंचाई वगैरह जो होती है उच्च जल के कृषि और जल संसाधन उपलब्ध क्षेत्र की विशेषता होती है। इस क्षेत्र में कृषि करने के लिए आपको विशेष पानी की आवश्यकता होती है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि वो सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है। नदी प्रवाह परिवर्तन, गाद जमाव और बाढ़ के मैदान गतिशीलता पर निरंतर स्थल रूप से बदलते रहते हैं। यानी कि जो कभी कभी नदियाँ क्या होती है कि अपने साथ क्या होती है कि गाद और मतलब जब नदी में पानी नहीं रहता है, जब पानी जब आ जाता है आने के बाद उसमें देखिएगा कि अपने साथ गाद और जलवा लेकर चलती है साथ में। तो क्या होता है कि कभी कभी आपको देखने को मिलता है और कभी कभी देखने को नहीं मिलता है, ये करिए। और बाढ़ के मैदान गतिशील जो निरंतर में रहता है एरिया। भाभर पट्टी में मोटे कण का निक्षेपण तथा भूमिगत जल का शीघ्र अवशोषण हो जाता है भाभर वाले क्षेत्र में। तराई क्षेत्र जो है ये घनी प्राकृतिक वनस्पति और अधिक वर्षा से युक्त होता है। यानी कि तराई वाले जो क्षेत्र होता है, यानी कि ये पहाड़ से जो पानियां गिरती है आने के बाद क्या होता है एक समतल के तरफ चला जाता है, उसके बाद उसी क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में देखा जाता है कि घनी और प्राकृतिक वनस्पतियां आपको देखने को मिलेगी और अधिक वर्षा युक्त होती है। भांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी और स्थिर कृषि और समतल सतह प्रदान करता है। भांगर जो है यह इसको हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। और इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें आपको खाद मतलब जो है क्या बोलते हैं आपको कृषि योग्य भूमि होता है। खादर मैदान नवीन अवसादों की अत्यधिक उर्वरकता और बाढ़ संवेदनशील विकसित होता है खादर वाला। पूर्वी मैदान में मानसूनी प्रभाव, अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता पाई जाती है। यानी कि पूर्वी भाग है, यानी कि हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट वाला भाग करते हैं। ईस्ट वाले भाग में मानसून प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है और वर्षा और आर्द्रता आपको उधर देखने को मिलेगी। पश्चिम की ओर वर्षा में क्रमिक कमी और अर्ध शुष्कता और मरुस्थलीय प्रवृत्ति आपको विकसित होगी, ये भी जान जाइएगा। संपूर्ण क्षेत्र में मुक्त आर्द्र आर्द्र और उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आता है। मौसमी परिवर्तन, कृषि चक्र और मानव निवास प्रतिरूपों को नियंत्रित करता है। इस मैदान में तृतीय सहस्त्र सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रारंभिक नागरिकरण हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। वैदिक ग्रंथों में इसे आर्यावर्त संस्कृत केंद्र है और धार्मिक क्षेत्र के रूप में इसे वर्णित है, ये भी याद रखना है। मौर्य गुप्त जैसे शास्त्रीय साम्राज्यों ने यहाँ से राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया है, ठीक है, मौर्य युग में।
राजपूत की बात करें, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में इस क्षेत्र की राजनीतिक संरचना विकसित हुई है। और प्लासी का युद्ध जो 1757 में, बक्सर का युद्ध 1764 के बाद ब्रिटिश शासन ने इसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या किया है कि जोड़ दिया है। तो आज के हमारे करंट अफेयर, उसके बाद हम लोग देखें कि समाचार पत्रों में क्या था, टॉपिक ऑफ डे में भी देखें। तो ऐसे ही हम लोग करंट अफेयर्स का प्रोग्राम डेली सुबह 6:30 बजे लेकर आते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।